सो जय हिंद स्टूडेंट्स। अगेन हम चलते हैं, अपनी जो क्लास चल रही है अपनी विटामिन चल रही है, ठीक है ना। विटामिन मैंने एक पार्ट में आपका फैट सॉल्युबल और आपके वाटर सॉल्युबल में आपका बी कॉम्प्लेक्स में B1 B2 B3 तक आपको पहुंचाया, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे आते हैं B5 में, ठीक है ना। B3 में B3 आपका क्लियर हो गया ना। B3 में मैंने बताया है कि आपका क्या होता है, B3 में व्हाइट एयर भी होते हैं और आपका जो 3D डिसीज आप बता रहे हो, 3D डिसीज में आपका 3 तरह की आपकी डी से रिलेटिव आपकी 3 तरह की डिसीज देखने को मिलेंगी। 3D डिसीज आपकी क्या कहलाई, देख लीजिए इसको, ये है आपका 3D डिसीज। 3D आपका डिसीज, ठीक है। 3D डिसीज में हम डी से फर्स्ट एक पढ़ेंगे, क्या, डिमेंशिया, ठीक है। एक होती है आपकी क्या, डायरिया, डायरिया, और एक होती है आपकी क्या, डर्मे, अभी मैंने प्लेग्राम में बताई थी ना, एक ग्लाइसाइटोसिस, एक कीलोसिस और एक आपका डर्मेटोसिस, बोले तो स्किन का फटना। तो एक हम डी पढ़ेंगे क्या, डर्मेटोसिस। इस तरह से ये 3 डिसीज आपकी जो विटामिन B3 हमने बताया है, विटामिन B3, तो वहां B3 में ये 3D डिसीज जो अब आपका लेटेस्ट में लिख करके दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 डिसीज मोस्टली देखने को मिल रही हैं। एक तो डिमेंशिया, डायरिया और आपका क्या, डर्मेटोसिस। डर्मेटोसिस पता है, डायरिया पता है, डिमेंशिया, डिमेंशिया एक तरह का आपका क्या कहलाता है, मेंटल डिसऑर्डर कहलाता है आपका, बोले तो मानसिक रोग, ठीक है ना। इस मानसिक रोग में आपका एक तरह से पागलपन, जैसे पागल बोलते हैं ना, पागलपन या मनो, जो आपके कहना चाहिए जो मनोवैज्ञानिक रोग, जो साइकोलॉजिस्ट जिन रोगों को देखते हैं, तो उनमें कई तरह के आपकी डेफिशिएंसी हो सकती है अपने मानसिक को लेकर के, जैसे कि भ्रम होना, किसी चीज का मनोभ्रम कि है कुछ नहीं लेकिन वो सोच बहुत कुछ रहा है वहां पर, ठीक है ना। एक भ्रम होता है ना, मतलब सपने की दुनिया में रहना, एक तरह से मनोभ्रम वो कहलाता है कि मन में ऐसा भ्रम है और वास्तविकता वहां है, होता कुछ नहीं है। तो जो सही चीज को ना समझे और अपने मन में कुछ भी अपना सोचता सुलझता रहे, तो वो आपका पर्सन क्या कहलाएगा, पागलपन ही कहलाएगा, विक्षिप्त ही कहलाएगा ऐसा पर्सन, ठीक है ना। तो वो आपका डिमेंशिया कहलाता है, एक तरह से डेफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ये नर्वस सिस्टम आपका हल्केपन में भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है और बहुत बड़ेपन में भी, टोटली पागलपन भी कहा जा सकता है, और हल्का फुल्का भी, कि जैसे नींद ना आना, रातों जागना, ठीक है ना, बहुत अधिक बात करना, ठीक है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा मतलब बोलना, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं, सोचने समझने की क्षमता न, कोई कह रहा है समझा रहा है उसको बिल्कुल समझना ही नहीं, तो बोलते हैं ये तो पागल है बिल्कुल, ठीक है ना। तो यही सब आपके लक्षण आपके डिमेंशिया में आता है। डिमेंशिया आपका लो कैटेगरी का भी हो सकता है, और यदि आपका बहुत अधिक हो गया तो ये सीधे बहुत अधिक पागलपन को भी प्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरह से B3 में जो आपकी D3 डिसीज आपकी नोटेड की गई है, वो आपका ये है डिमेंशिया, डायरिया और आपकी डर्मेटोसिस। डर्मेटोसिस है आपकी हाथ पैर, आपकी किसी भी स्किन पार्ट का आपका क्या हो जाना, फट जाना, जो कि प्लेग्रा में आगे चल करके सम्मिलित किया जाएगा। और आपका डायरिया तो पता ही है कि आपका जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहना, जिसकी वजह से मोशन आपका क्या होना, ज्यादा होना, और कहना चाहिए कि आपका पानी की कमी होना, यदि बहुत अधिक आपका हो गया तो डिहाइड्रेशन जैसी भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। समझ में आ गया। तो ये B3 में था। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका B5। नेक्स्ट है आपका B5, और हेयर, व्हाइट हेयर भी मैंने बताया वहां पर, व्हाइट हेयर और मसल्स क्रैम्प भी बताया वहां पर, पेशियों में भी आपका क्या होता है, दर्द होता है। समझ में आया ना, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट हम बताते हैं आपका B5, B4 नहीं पढ़ते हैं, हम B5 पढ़ेंगे, ठीक है। 4 अभी सर्च ही नहीं किया गया है वैज्ञानिक के थ्रू, इसलिए B5 पढ़ेंगे। B5 आपका क्या कहलाता है, पेंटोथेनिक एसिड। क्या कहलाता है आपका, पेंटोथेनिक एसिड या अम्ल, एसिड को अम्ल बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है।
इसमें भी हम जो लिखेंगे, आपके सोर्स लिखेंगे, सोर्स में आपका वही बीट हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें अनाज ही लेना है, ये ध्यान रखना, अनाज ही मेन है आपके सोर्स, आपके बी कॉम्प्लेक्स के लिए अनाज मेन सोर्स में आएंगे आपके। बीट हो गया आपका, ग्राम हो गया आपका, ठीक है ना, स्पिनच हो गई आपकी, स्पिनच हो गई आपकी, कैबेज हो गई आपकी, ठीक है ना, टोमेटो हो गया, ये सब आपके एक्स्ट्रा में आपके जाएंगे, ठीक है ना। लीवर हो गया आपका, ठीक है, फिश लीवर, और आपका एग मिल्क हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सोर्स में आ जाएंगे आपके B5 के, क्या आ जाएंगे, B5 के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसीज। डिसीज जो होती है, डिसीज यहां लिखेंगे हम प्लेग्रा। प्लेग्रा मतलब यहाँ स्किन में बहुत अधिक आपके क्या होते हैं, दरार देखने को मिलती है, मतलब जीभ में भी हमेशा छाले बने रहना, ठीक है, हाथ पैर का फटे रहना, ठीक है, होठों का हमेशा फटे रहना, चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, हर सीजन में स्किन में क्या होना, आपकी दरारें बनी रहना आपका कहलाएगा प्लेग्रा। तो यहाँ प्लेग्रा लिखेंगे हम, यहाँ जैसे अभी हमने B3 में पढ़ा है ना, तो वहां आपका डर्मेटोसिस देखने को मिला है, क्या मिला है, डर्मेटोसिस, ना वहां किलोसिस देखने को मिला है, ना ग्लाइसाइटोसिस देखने को मिला है। ऊपर हमने पढ़ा है B2, वहां मैंने आपको किलोसिस बताया है। तो जब छोटा मोटा पार्ट आपका एक आध जगह आपका दरार देखने को मिलता है, तो केवल उसको वहां बस प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन जब आपकी पूरी बॉडी में आपका दरार देखने को मिलती है, स्किन ज्यादा फटती है, स्किन में ज्यादा घाव वाव आपके बनने लगते हैं, तो वो आपका कंबाइंड रूप से क्या कहलाने लगता है, प्लेग्रा। क्या कहलाने लगता है, प्लेग्रा। समझ में आया, ठीक है। आगे हम देखें, ये हो गया आपका प्लेग्रा। और एक आपके कुत्तों में बीमारी होती है, अन्य जंतुओं में देखें तो हम कैनाइन, क्या पढ़ते हैं, कैनाइन, ये कैनाइन डिसीज आपकी कुत्तों में देखने को मिलती है। कुत्तों में क्या देखने को मिलती है, कुत्तों में कैनाइन डिसीज कहलाता है जीभ का काला होना। जीभ का क्या होना, काला होना। कुत्तों की जीभ अचानक से रेड की जगह आपकी ज्यादा काली दिखने लगे, तो वो कैनाइन डिसीज आपकी कहलाती, क्या कहलाती है, कैनाइन। तो ये कुत्तों में देखने को मिलती है कैनाइन डिसीज। मेन इससे होता है प्लेग्रा ही होता है आपका, B5 से प्लेग्रा, मतलब बहुत अधिक स्किन का फटना देखा जाता है। समझ में आ गया। आगे चले, B5 के आगे हम आएंगे B6 में। किसमें आएंगे, B6। B6 विटामिन, B6 को हम क्या बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है इसका, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ये है आपका पायरिडॉक्सिन, इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन, DOXIN, पायरिडॉक्सिन। ये नाम याद रखना, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन में देखना, यहां हम जो कंटेन लिखेंगे, सबसे पहले आयरन वाले कंटेन लिखेंगे, क्योंकि जो B6 है, B9 है, B12 है, वो आपका आयरन कंटेन को ज्यादा, आपका जहां आयरन रहता है वहां आपका ज्यादा ये विटामिन रहता है। समझ में है ना। तो यहाँ सीरियल पहले ना लिख करके यहाँ मेन सोर्स हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपकी ग्रीन लीफ। ग्रीन, और कैसे ग्रीन लीफ, खासकर हम अल्फा अल्फा लीफ लिख दें। अल्फा अल्फा लीफ का मतलब होता है बहुत डार्क आपकी ग्रीन लीफ। अल्फा अल्फा का मतलब हम ले लें यहाँ पर, जैसे गार्लिक आपकी लीफ, ठीक है ना, गार्लिक, और आपकी आनियन लीफ, ये ज्यादा आपकी गहरी हरी होती है कि नहीं होती। प्याज की और लहसुन की पत्तियों को देखा है कि नहीं देखा है, वो ज्यादा गहरी होती हैं आपकी। एक पालक की पत्ती लो या कि आप और दूसरी हरी सब्जी लो, तो उनसे ज्यादा गहरी आपकी काई से कलर की, बिल्कुल कालापन हल्का लिया हुआ आपका वो डार्क ग्रीन आपका देखने को मिलता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, अल्फा अल्फा लीफ। क्या बोलते हैं, अल्फा 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 लीव्स, अल्फा अल्फा लीव्स। और ये लीव्स वही आनियन और गार्लिक में देखने को मिलती हैं, ठीक है। कहाँ मिलती हैं, ऑनियन एंड गार्लिक। ऑनियन और गार्लिक की जो लीफ होती हैं वो अल्फा अल्फा। इसके अलावा यदि ये नहीं प्रेजेंट है तो फिर हम क्या लिखेंगे, स्पिनच। स्पिनच हो गया, ठीक है, कैबेज हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है, शुगर केन, शुगर केन हो गया, गन्ने का, गन्ना जो है, गन्ने का रस जो होता है
वहां पर आपका रहता है, ठीक है। ये शुगर केन हो गया। इसके बाद फिर आप और दूसरे आप लिख सकते हो। मेन आपका आयरन कंटेन आपका यहाँ पर मिल रहा है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं और खासकर जितनी डार्क हरी सब्जियां लोगे उसमें उतना ज्यादा आपका आयरन मिलेगा। समझ में आ गया ना। इसके बाद आप लिख सकते हो मिल्क, ठीक है, ग्रेन्स और एग, फिश एक्सेट्रा ये। लेकिन मेन सोर्स आपकी ये रहेंगी, ये एक फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, ठीक है। समझ में आया ना ये। अब हम बीमारी देखेंगे, डिसीज देखें तो डिसीज क्या होती है आपकी, B6 जो है, B6, B12, B9, ये आपके जो विटामिन हैं ये क्या करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल के बनने में ये हेल्प करते हैं। और रेड ब्लड सेल यदि बनेगी आपकी तो ब्लड का लेवल भी आपका क्या रहेगा, बना रहेगा। ब्लड का लेवल सही रहेगा। जो हमारा 5 से 5.5 लीटर आपका ब्लड होना चाहिए वो खून की कमी नहीं होगी। तो ये आपका B6 पायरिडॉक्सिन जरूरी होता है आपकी आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। यदि हम B6 नहीं लेते हैं तो आरबीसी का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आरबीसी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आरबीसी कम तो कहना चाहिए ब्लड कम हो गया, और ब्लड कम आपका क्या कहलाता है, एनीमिया। क्या कहलाता है आपका, एनीमिया। ये हो गया आपका एनीमिया। एनीमिया आपका हो गया बीमारी। एनीमिया बोले तो रक्त की कमी, रक्त अल्पता, इसे हम हिंदी में बोलते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता, रक्त की कमी, खून की कमी को हम बोलते हैं एनीमिया। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी करवाते हैं, तो उसमें एचबी आपका देखा जाता है। तो आपका एक फीमेल में कितना होना चाहिए, आपका 12.5 ये होना चाहिए। यदि हम मेल की बात करें तो एबव 12.5 एबव होना चाहिए, 13-14 समथिंग होना चाहिए। यदि आपका 12 से नीचे आता है, 11, 10, 9 आता है, तो वो आपका एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एनीमिया। मतलब हीमोग्लोबिन आपका कम है, हीमोग्लोबिन की वजह से आपकी आरबीसी आपकी रेड नहीं होंगी, ब्लड का लेवल आपका इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आया ना। तो ये कहलाता है रक्त अल्पता, एनीमिया। एनीमिया ये है, ये आपका एनीमिया आयरन वाली चीजें लेने से ठीक हो जाता है, ठीक है ना। हम आयरन आपके जो मिलते हैं जिनमें, उनको खाते हैं तो हमारी खून की जो कमी होती है वो ठीक हो जाती है। समझ में आया, आगे चले, ठीक है। ये हम गुड़ खाते हैं, अंजीर खाते हैं। इसके अलावा और मैं बताती हूँ, ये अंजीर वगैरह में भी अच्छा होता है, ठीक है ना। और आपका ये जो हरी सब्जी में आपका ये क्या खाते हैं अपन, ये जो गिलकी वगैरह होती है ना, काफी हरी पार्ट होता है उसका, उसमें भी अच्छा होता है, ठीक है। बस शुद्ध होनी चाहिए। आजकल शुद्ध चीजें मिलती कहाँ हैं, ठीक है। सब कुछ इंजेक्शन वाली चीजें मिल रही हैं। तो यदि हम बिल्कुल शुद्ध चीजें खाते हैं तो इनमें काफी अच्छा आयरन होता है, इन्हें हमें खाना चाहिए। खजूर खाते हैं हम, खजूर में भी अच्छा आयरन मिलता है, इसको खाना चाहिए। गुड़ डेली आप थोड़ा सा खाइए, ठीक है। यदि शुगर नहीं है तो आप रात के समय या दिन के समय खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाइए, उससे आपका आयरन अच्छा बना रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। B6 के बाद, B6 में मैंने बता दिया कि इसकी कमी से केवल आपका एक ही हमें लिखना है कि खून की कमी। और खून की कमी होगी तो क्या होगी, बॉडी वीक होगी। बॉडी वीक होगी, बेरी बेरी बिल्कुल आपका तुरंत दिखने लगेगा। समझ में ना। तो ये खून की कमी, बॉडी सफेद होने लगती है। बहुत अधिक खून की कमी होने से बॉडी में पीलापन आने लगता है, ठीक है। सफेदी या पीलापन आने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे। B7, नेक्स्ट हम देखेंगे B7, विटामिन B7। विटामिन B7 को ही हम H विटामिन के नाम से जानते हैं। H विटामिन, H विटामिन भी इसे कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है बायोटिन। बायोटिन विटामिन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं हम, बायोटिन विटामिन, ठीक है। अब ये देखना, जो बायोटिन विटामिन को H विटामिन क्यों कहा गया है। H विटामिन, इसे हम बोलते हैं एंटी वाइट इंजर्ड एग, एंटी वाइट इंजर्ड एग विटामिन, ये भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं,
ये जो आपका एग का व्हाइट पार्ट जो होता है, जो छिलका होता है इसके बाहर का व्हाइट पार्ट, ठीक है ना, व्हाइट पार्ट। तो कभी कभी यदि B7 की यदि जो मुर्गी वगैरह हैं उनको हम दाना खिला देंगे, नहीं खिलाते हैं, दाना डालते हैं ना, तो इन सीरियल्स को यदि मुर्गियों को यदि ना दिया जाए तो उनमें क्या होता है, उनके जो एग होते हैं, एग का जो आउटर कवरिंग है वो आपका मजबूत नहीं होता, जिसकी वजह से ये जल्दी फट जाता है, तो इमैच्योर आपके चूजे बाहर आ जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह से कन्वर्ट भी नहीं होता, ऐसा एग आपका जो भी चूजे को निकालेगा उसकी डेथ हो सकती है, समझ में है ना, क्योंकि पूरे टाइम में वो फूटता ही नहीं है, वो पहले ही टूट जाता है। तो इसका ये आपका यदि हम ये विटामिन खाते हैं तो व्हाइट पार्ट इंजरिड से रुकेगा। एंटी मतलब रोकना, ठीक है ना, एंटी मतलब प्रतिरोध करना, उसका रोकना, क्या, व्हाइट एग के व्हाइट को इंजर्ड होने से रोकना आपका कहलाता है एंटी व्हाइट इंजर्ड एग विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। और H फॉर इसीलिए इसे लिखा है, H फॉर हैन से जो हम एग लेते हैं, तो यदि इस अदर पक्षियों में B7 की कमी हो जाए, उनको ये अनाज वगैरह ना खिलाया जाए, B7 ना दिया जाए, तो वो इमैच्योर एग को ही तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो उनके न्यू बॉर्न होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, डेड भी हो सकते हैं, वो आपके डेवलप नहीं हो सकते। समझ में आ गया। इसके अलावा जो B7 होता है, B7 एक तो यहाँ ये रीजन बता दिया मैंने, दूसरा ये आपका मसल्स के लिए भी अच्छा होता है, हमारी जैसे हम लोगों में जो हम खाते हैं ये, तो मसल्स के लिए अच्छा होता है, ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, ये हमारे हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है, ये हमारी हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है। समझ में है ना। यदि हम ये ना लें तो बाल समय से पहले मतलब जरूरत से ज्यादा झड़ने लगते हैं, इनमें हेयर फॉल होता है। व्हाइट तो ठीक ठाक है, व्हाइट तो आपका मेन उधर बता ही दिया है मैंने, व्हाइट भी हो सकता है लेकिन झड़ते हैं मेन। यदि B7 ना ले तो जरूरत से ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं, स्किन में आपके रेसेस बनने लगते हैं, रेडनेस जैसे ईचिंग वगैरह होने लगे, लाइनिंग वगैरह आपके रेड आपके स्पॉट बनने लगे, तो वो स्किन आपका डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, रेसेस ऑफ स्किन आपके हो जाते हैं। और मसल्स बोले तो पेशियों में दर्द होने लगता है, आपका पेशियां अकड़ने लगती हैं या दर्द होने लगती हैं। तो ऐसे तीन आपकी डिसीजेस को ये क्या करता है आपका, यदि कमी होती है तो 3 डिसीजेस को ये प्रेजेंट कर सकता है। समझ में है ना। पाया किस में जाएगा, वही आपके ग्रीन्स लेंगे, हम ग्रीन्स लेंगे, एग लेंगे, ठीक है ना, मिल्क लेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये जो आपका पाया जाता है व्हाइट वाली चीजों में ज्यादा पाया जाता है, जहां व्हाइट होगा, व्हाइट आपका पिगमेंटेशन जहां होगा वहां पर H विटामिन ज्यादा पाया जाएगा। तो मिल्क होता है आपका, होता है मिल्क, ठीक है ना, एग होता है आपका, अदर और चीजें हम खाते हैं, जैसे आपका मैदा टाइप में अपन यदि हम खा रहे हैं आटे का, बहुत छिलका वाला ना खा के मैदा जैसे कंटेन खा रहे हैं, तो वहां में B7 मिलेगा। क्या मिलेगा, B7, B1 ना मिल करके B7 मिलने लगे, तो इसलिए ग्रेन्स भी लिख दिया है मैंने। क्या लिखा है, ग्रेन्स। तो जहां पर ज्यादा व्हाइट पार्ट होता है वहां पर आपका क्या होता है, B7 होता है। और B7 हमारी मसल्स को क्या रखता है, अच्छा रखता है। यदि हम ये नहीं खाते तो मसल्स पेन होगा, बीमारी में आ जाएगा मसल्स पेन। स्किन रेसेस, स्किन आपके क्या हो जाएंगे, रेसेस हो जाएंगे, आपके स्किन रेसेस आपके देखने को मिलेंगे। हेयर जो होंगे फॉल, हेयर फॉल देखने को मिलेंगे, हेयर फॉल, ये बीमारियां। आपका पेशियों में दर्द, स्किन में आपके लालपन आपका आना, स्किन रेसेस होना, स्किन में लालपन आना, खुजली जैसे हो जाना आपका, और हेयर फॉल बोले तो बालों का झड़ना। समझ में है ना, ये आपकी बीमारियां होंगी विटामिन B7 से, बायोटिन से। और यदि हम पक्षियों में देखें तो पक्षियों में एग में उसका एग पार्ट जो होगा, एग की आउटर कवरिंग समय से पहले टूट जाएगी, जिसकी वजह से जो उसका चूजा है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया, ये हो गया B7। आगे चलते हैं हम, यहाँ कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं B12 में, ठीक है। देखिए B9 भी इसके पहले आएगा, पर हम B12 क्योंकि पहले आपका B12 बताया गया है, बाद में सर्च हुआ है आपका B9। B12 पहले आया है, बाद में B9 आया है, इसलिए हम उसे B9 को बाद में ही बताते हैं। समझ में आया ना।
तो यहाँ आएगा आपका B12 विटामिन। B12 का जो साइंटिफिक नेम है, क्या नेम है, क्या कहते हैं उसका नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। और कहीं कोबालामिन बस भी लिखा रहे तो वो भी सही है, इसे कोबालामिन भी पढ़ सकते हैं हम और साइनोकोबालामिन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नाम सही है वैसे, साइनोकोबालामिन या कोबालामिन, साइनोकोबालामिन या कोबालामिन भी आपको ऐसे मिल सकता है नेम। समझ में है ना। देखना ये भी आपकी जो हमने B6 में लिखवाए हैं ना, मेन सोर्स B6 में जो लिखवाए हैं वही आपके रहेंगे। B6 में क्या क्या लिखवाया है हमने, जैसे आपका शुगर केन लिखवाया है मैंने, शुगर केन, गन्ना लिखवाया मैंने, आपका क्या लिखवाया है, अंजीर, अंजीर आप लिख सकते हो, अंजीर। यहाँ आपका लीफ, ग्रीन लीफ, आपका ग्रीन लीफ, ग्रीन लीव्स। और कौन सी, वही अल्फा, अल्फा पहले लिख देंगे, स्पिनच हम पहले लिख देंगे, कैबेज हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। मिल्क, मिल्क, एग, फिश, एक्सेट्रा, ये सब आपके आ जाएंगे। और ग्रेन बाद में हम क्या लिखेंगे, ग्रेन, क्योंकि बी है ये, तो ग्रेन तो आपका आना ही आना है, बी है, बी में ग्रेन तो आपका आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे पहले आयरन कंटेन लिखते हैं, आयरन देने वाले, और जिसमें से ये सबसे पहले आएगा ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स सबसे पहले, फिर शुगर केन, फिर अंजीर, इस तरह से मेन सोर्स ये कहलाएगा। मेन सोर्स आपका क्या कहलाएगा, ये ग्रीन लीफ, हरी पत्ती, डार्क हरी पत्ती, ठीक है। हम बोलेंगे इसकी कमी से जो डिसीज होता है, इसकी कमी से डिसीज आपका क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया ही होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का एनीमिया है जिसे हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, ठीक है ना, खतरनाक डेंजर वाला परनीसियस एनीमिया होता है इसमें, ठीक है। इसे देखो कोबालामिन लिखा है, कोबाला, क्यों लिखा है ये कोबाला, कोबाला का मतलब क्या है, आपने मिनरल्स पढ़े होंगे, कोबाल्ट, ठीक है, मिनरल्स भी जब हम पढ़ते हैं तो ये आपका होता है कोबाल्ट, क्या होता है, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। तो यहाँ कोबाल्ट की प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। कोबाल्ट जो होता है वो B12 के लिए बहुत जरूरी होता है, यदि कोबाल्ट ना रहे तो B12 आपका प्रॉपर ना रहे, तो कोबाल्ट या विटामिन B12 की कमी से आपका जो होता है वो होता है बीमारी परनीसियस, परनीसियस एनीमिया, एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, ठीक है। ये खतरनाक बोले तो अत्यधिक, अत्यधिक रक्त अल्पता कहलाएगा, ठीक है ना। बोले तो बहुत ही खून की यहाँ पर बहुत कमी, आपका HB आपका जब 2-3 पॉइंट में आ जाए, आपको ब्लड चढ़ाया जाए लेकिन फिर भी RBC की नंबर ना बढ़े, यहाँ आपका हीमोग्लोबिन जो आपका बनता है, तो हीमोग्लोबिन को बनाने की आपकी चेन होती है, क्या होती है, हीमोग्लोबिन जब बनता है तो एक चेन, अभी ब्लड पढ़ाऊंगी तो वहां पर बताऊंगी मैं, तो हीमोग्लोबिन कब बनता है, तो एक चेन के सिस्टम में, तो यहाँ इसकी एक बीटा, बीटा आपकी चेन जो होती है, तो बीटा चेन का फॉर्मेशन यहाँ पर इस बीमारी में, बीटा चेन का फॉर्मेशन आपका क्या होता है, रुक जाता है। बीटा चेन न बनने की वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है, समझ में है ना। जब बहुत अधिक आपका विटामिन B12 या कहना चाहिए बॉडी में कोबाल्ट की कमी हो जाती है, कोबाल्ट मिनरल की कमी हो जाती है, जो कि कोबाल्ट मिनरल B12 को डेवलप करता है, तो B12 अभी हम विटामिन पढ़ रहे हैं इसलिए B12 बोलेंगे यहाँ पर, कि बहुत अधिक B12 की कमी के कारण हमारी बॉडी में बीटा चेन नहीं बनती है, और बीटा चेन न बनने के कारण से हीमोग्लोबिन आपका आगे नहीं बढ़ता है। हीमोग्लोबिन ना बढ़ने की वजह से आपका हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है, बहुत डाउन रहता है, जिसे हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया या घातक एनीमिया, ठीक है। और इस बीमारी में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, जैसे आपने थैलेसीमिया पढ़ा होगा, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है वो आपका, सेम इसी तरह आपका डेंजरस डिसीजेस में आता है परनीसियस, पर ये जेनेटिकल नहीं होता है, ये जेनेटिकल नहीं है, ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को आपका ये हो सकता है, और थैलेसीमिया वगैरह जो होते हैं वो जेनेटिकल होते हैं, समझ में आया।
ठीक है, तो यहां हम बोलेंगे परनीसियस एनीमिया या घातक रक्त अल्पता। इसमें हीमोग्लोबिन वृद्धि नहीं करता, हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीटा चेन आपकी बनना बंद हो जाती है वहां पर। ठीक है, ये हो गया। तो ये से हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, खून की कमी। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ गया। वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन। मेन सोर्स है आपकी अल्फा लीफ या कि ग्रीन लीफ, शुगर केन, ये सब आपके लिखवाए मैंने। और आपका रोग लिखवाया मैंने परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 या ऑब्लिक करके कोबाल्ट, जैसे मिनरल में पूछे कि किस खनिज तत्व की कमी से परनीसियस होता है, तो कोबाल्ट लिख लीजिए। कोबाल्ट की वजह से ही कोबालामिन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कोबालामिन। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आता है आपका B9। क्या आता है? B9। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। इसमें भी आयरन रहेगा। ये फॉलिक मतलब आयरन कंटेन है। ये फॉलिक एसिड या फॉलिएट भी बोलते हैं इसे, फॉलिक एसिड या फॉलिएट। ठीक है, ये भी आपके वही सोर्स हैं, आयरन वाले सोर्स जितने अभी मैंने पीछे बताए हैं। शुगर केन, ग्रीन लीफ, ये सब आपके ग्रीन लीफ में आपके ग्रीन लीफ हो गया, शुगर केन हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, और आपके लास्ट में लिखेंगे हम ग्रेन्स। क्या लिखेंगे? ग्रेन्स। बोले तो अनाज, हर तरह के अनाज में। ये हो गया, ये सोर्स हो गए। डिसीजेस देखें हम, डिसीजेस इससे भी क्या होगा? एनीमिया होगा, खून की कमी इसमें भी आपकी आएगी। यदि हम आयरन वाली चीज नहीं लेंगे, फॉलिक एसिड चीजें नहीं लेंगे, तो रक्त की कमी होगी। तो यहाँ भी एनीमिया ही देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी वीकनेस आपकी देखने को मिलती है और खून की कमी की वजह से होती है ये सब। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये यहाँ पर होता है अपना बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। क्या होता है? बी। यहाँ अभी साइंटिस्ट ने सर्च किया है, B17 भी आपका आ गया है। क्या आ गया है? B17, जो एंटी कैंसर के नाम पर आपका जाना जा रहा है। एंटी कैंसर अभी मैंने विटामिन ए को, विटामिन B17 को और विटामिन सी अभी पढ़ाने वाली हूं। तो विटामिन सी, 3 आपके एंटी कैंसर होते हैं जो कैंसर से लड़ने के लिए विटामिन दिए जाते हैं। यदि किसी भी पर्सन को यदि कैंसर है तो इन 3 विटामिनों को जरूर खाना चाहिए। ठीक है ना। एक होता है आपका विटामिन ए, विटामिन ए के जितने भी आपके सोर्स होते हैं वो आप खाइए। दूसरा होता है विटामिन सी, जो कि खट्टे फलों में है ज्यादातर। ठीक है, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको दही, छाछ, ठीक है, मौसम्मी, ये सब कहने के लिए बोला जाता है खाने के लिए। ये हो गया आपका। और दूसरा B17, लेकिन अभी B17 का बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिला है, बस उन्होंने मेंशन कर दिया इसे एंटी कैंसर के फॉर्म में, लेकिन इसका अभी बहुत डिटेल नहीं मिल रहा है, इसलिए इसे हम अभी यहीं पर रोकते हैं। बस B17 आपका आ चुका है, समझ में आया ना। तो ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट विटामिन, तो बी कॉम्प्लेक्स आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका विटामिन सी। ये है आपका विटामिन सी। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। ये है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। समझ में आया ना। सोर्स क्या है इसके? सोर्स, मेन सोर्स क्या है विटामिन सी का? मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी साइट्रस, सारे खट्टे फल। मेन सोर्स पूछ रही हूं, मेन सोर्स साइट्रस है आपका, लेकिन मेन सोर्स आंवला। आंवला में है मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, आंवला लिखोगे आप। ठीक है ना। आंवला की एब्सेंट में फिर आप साइट्रस, आप लेमन वगैरह आप लिख सकते हो, और भी संतरा, नींबू, मौसमी ये लिख सकते हो। लेकिन आपका मेन सबसे ज्यादा होता है आंवला में। किसमें होता है? आंवला। तो ये आप लिखोगे आंवला। आंवला जो होता है एम्बेलीफेरी इंडिका इसका बोटेनिकल नेम होता है,
आंवला का? अम्बेली फेरी इंडिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, बोटेनिकल नेम है आंवला का। तो आंवला हो गया आपका, आंवला मेन सोर्स कहलाएगा, ये मेन सोर्स, मेन है आपका ये आंवला, सबसे ज्यादा विटामिन सी ये पाया जाता है। आंवला बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है ना, ये आपका रोगों का बाण कहा जाता है इसे, इसे किसी भी चीज में खाइए, आंवला बहुत फायदा, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम है आंवला आपका सही करता है। हेयर के लिए भी आंवला बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आंवला और विटामिन सी दे रहा है, कहना चाहिए खतर से खतरनाक रोग, एंटी कैंसर आपका विटामिन कहलाता है ये, तो इसलिए आपका आंवला खाना चाहिए। आंवला और गाजर आप छोड़ना नहीं कभी भी मिले तो, ठीक है। खूब अचार खाइए, खूब मुरब्बा खाइए, चटनी खाइए इसकी, गाजर आए तो हलवा खाइए, सब्जी में खाइए, जिसमें भी खाना है, लेकिन जिस सीजन में ये आते हैं तो उस सीजन में इनको बहुत खाइए, अच्छा लगे या ना लगे फिर भी खाइए, ठीक है, ताकि बॉडी आपकी हेल्दी बनी रहे, ठीक है। तो ये हो गया आंवला। इसके अलावा हम यही आपका मौसमी, ऑरेंज, सन, जिसे हम साइट्रस फैमिली बोलते हैं, रूटेसी फैमिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूटेसी, रूटेसी फैमिली। रूटेसी फैमिली में यही आते हैं आपके, क्या आते हैं? लेमन हो गया आपका, ऑरेंज हो गया आपका, ठीक है, मौसमी हो गई आपकी, मौसमी हो गई आपकी, कर्ड हो गया आपका, ठीक है, कर्ड, इस ये रूटेसी फैमिली में ये लिखा, फिर कर्ड नीचे मैंने लिखा कर्ड, ठीक है, छाछ वगैरह है आपका, ठीक है। यहां तक कि देखना आपका, एक मैंने बताया कि जो करेला, करेला होता है, बिटर गार्ड, बिटर गार्ड में भी आपका विटामिन सी होता है, क्या होता है? बिटर गार्ड में विटामिन सी होता है, तो करेले भी हमें खाना चाहिए। एक तो करेला आपका शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, शुगर को मेंटेन करके रखता है, जिसको शुगर पेशेंट जो होते हैं वो आपका करेले का जूस पीते हैं बना करके, और उससे आपका कंट्रोल होता है। मेडिसिन खाने से अच्छा है कि हम ये खाएं, जिससे हमें विटामिन भी मिले और हमारा शुगर भी कंट्रोल हो, ठीक है, आयरन भी मिले, हरी सब्जी है तो आयरन भी मिले, समझ में आ गया। इस तरह से आपका ये हो गया विटामिन सी। विटामिन सी का मेन सोर्स ये है, इसके अलावा ये लिखे हैं मैंने, ठीक है, बाकी मीठे ईठे फलों में बाकी और ये नहीं पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और हाँ, अमरूद, जैसे अमरूद में हल्का खट्टापन होता है आपका, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स में हल्का खट्टापन होता है, तो जहां भी खट्टापन है, कच्चा आम है जैसे, तो जहां भी खट्टापन है वहां आपका क्या है, क्या है? विटामिन सी। जैसे हम अमरूद खाते हैं ना और बोलो कि बहुत मीठा है, लेकिन उसमें हल्का आपका एसिड होता है, ठीक है, तो वो खट्टापन जो हल्का लिए रहता है वो विटामिन सी को प्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, विटामिन सी के बाद आपका आता है विटामिन पी। विटामिन, विटामिन पी, इसे हम सिट्रिन विटामिन कहते हैं, क्या बोलते हैं? सिट्रिन, लिखिए सिट्रिन, सिट्रिन विटामिन, सिट्रिन विटामिन, या ऑब्लिक करके इसे एम विटामिन भी कहते हैं, एम, कैपिटल एम विटामिन, सिट्रिन या एम विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। पी विटामिन को सिट्रिन या कि एम विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, सिट्रिन इसका नाम है, और इसे पी या एम विटामिन भी कहते हैं। अच्छा, ये इसकी डिसीज नहीं बताई मैंने, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, डिसीज लिख लो। डिसीज क्या होगा? स्कर्वी। स्कर्वी क्या कहलाता है? स्कर्वी, स्कर्वी ये डिसीज होगी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी क्या कहलाती है? मसूड़ों, मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों का फूलना, ठीक है ना, कभी कभी मसूड़ों में इतना पेन और दर्द होता है कि आपका ब्लड भी आने लगता है, ठीक है ना। तो आपका ब्लड दो तरीके से आता है, आपका जो जहाँ टीथ लगे हैं, मसूड़े लगे हैं, तो दो तरीके से आपका ब्लड आ सकता है। एक तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि पायरिया रोग उत्पन्न करता है, उसमें बदबू आती है, क्या आती है? एक बदबू भी आती, स्मेल आती है मुंह से। और जब आपका विटामिन सी की कमी होती है तो मसूड़ों में आपका दर्द बना रहता है, ठीक है, और आपका स्वेलिंग और आपका ब्लड भी आपका आ सकता है, ठीक है, तो वो आपका स्कर्वी डिसीज कहलाती है। वो आपका बैक्टीरियल डिसीज में नहीं आएगी, वो विटामिन सी की कमी की वजह से आपकी आती है, ठीक है ना। विटामिन सी किसके लिए जरूरी है? विटामिन सी किसके लिए जरूरी? विटामिन सी आपके घावों को भरने के लिए जरूरी है। विटामिन सी हमारी जितने भी घाव होते हैं ना, कोई कोई कहता है कि आपको वो चोट लग गई है,
घाव बन गया है तो खट्टी चीज मत खाना, नहीं तो वो पक जाएगा, ऐसा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यर्थ की बातें हैं, समझ में ना। विटामिन सी लेने से आपका जो इंजर्ड पार्ट है वो आपका जल्दी भरता है, जल्दी रिपेयर होता है, घाव भरते हैं वहां पर। तो विटामिन सी घावों को भरने में आपका उपयोगी है। क्या है, क्या होता, मीठा, मीठा तो हाँ घावों वगैरह में, लेकिन मीठा देखो किसको नहीं खाना चाहिए। मीठा जहां घाव अगर हम करते हैं, वो मीठा किसके लिए रोका जाता है आप बताइए मुझे? शुगर वालों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं। शुगर पेशेंट को तो बहुत ही मतलब बिल्कुल एकदम पूरा शुगर फ्री कंटेन दिया जाता है, और उनकी इंजरी भी बड़ी सावधानी से की जाती, थोड़ा सा भी इंजेक्शन लगाते, थोड़ी सी भी चोट लगती और घाव हो जाता है तो उनका घाव फिर जल्दी नहीं भरता है, समझ में? तो उनके लिए रोक टोक की जाती है, बाकी नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, समझ में है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये विटामिन सी बताया मैंने, विटामिन पी बताया मैंने जिसका नाम है सिट्रिन विटामिन। इसके भी जो सोर्स हैं आपके यही रहेंगे, यही रूटेशी आपके खट्टे फलों में, आपके आंवला में, मौसमी में, दही में, यही आपके सब रहेंगे। और विटामिन पी क्या करता है, विटामिन सी को लंबे समय तक बनाए रखता है, लंबे समय तक बनाए रखता है, मतलब विटामिन पी यदि ना हो तो विटामिन सी जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने विटामिन सी का कंटेन लिया, ठीक है, विटामिन सी का हमने चटनी खाई आंवले की, ठीक है। अब ये आंवले का जो कंटेन है, यदि विटामिन पी इसके साथ और भी कुछ चीजें हमने खट्टी खाई हैं, तो आपका पी विटामिन सी को जहां 1 घंटा चलना चाहिए, वहां विटामिन पी आपका 2 घंटे तक उसे बनाए रखेगा, ठीक है। तो जो ये हेल्पर होता है विटामिन सी का, ये असिस्टेंट कहलाता है, समझ में ना, ये असिस्टेंट है। तो कहना चाहिए आंवले के साथ साथ और भी नॉर्मल खट्टी चीजें हैं वो भी हमें लेते रहना चाहिए, ताकि हमें विटामिन पी और सी दोनों पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो विटामिन पी का यही कार्य है कि ये विटामिन सी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका लेकर के चलता है, लंबे समय तक बनाए रखता है। यदि ये ना हो तो इसकी कमी से वो जल्दी, विटामिन सी जल्दी खत्म हो जाता है, समझ में आ गया। ये यहाँ हो गया आपका क्या, विटामिन पी खत्म, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक स्पेशल विटामिन मैं बताती हूँ, ओमेगा विटामिन, ओमेगा 3 बोलते हैं, ओमेगा 3 या ओमेगा करके भी बोल सकते हैं, ओमेगा या ओमेगा 3 विटामिन, ठीक है। ये आपका ये ओमेगा 3 विटामिन जो है ये क्या है, ये भी आयरन कंटेन वाला आपका विटामिन है। ये सबसे ज्यादा किसमें आपका देखने को मिला है, जो आपका वो एक ग्रेन्स होता है, क्या बोलते हैं उसे, अलसी के सीड जो होते हैं, रेड बहुत स्मूथ आपके होते हैं। अलसी जानते हो आप लोग सभी, कोई कौन नहीं जानता अलसी को, बताइए किसने नहीं देखा अलसी, नहीं देखा है ना। अलसी, उसके सीड से तेल निकलता है, जैसे सरसों होता है ना, तो सरसों के गोल बीज होते हैं और उसके चपटे चपटे से आपके काफी कत्थे कलर, रेड भी नहीं बोले हम, कत्थे कलर के होते हैं, डार्क होते हैं, डार्क आपके रेडनेस आपके लिए रहते हैं, समझ में है ना। तो बहुत स्मूथ होते हैं। उनको आजकल चूंकि उसमें डेवलप खोजा गया, ये अभी आपका लेटेस्ट खोजा गया विटामिन है ओमेगा 3, समझ में ना। तो उसको खोजा गया तो उसको पता चला कि अलसी के सीड यदि थोड़े से खाए जाएं तो इससे आयरन कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है ना, जो कि आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को क्या करता है, जल्दी इंक्रीज करता है। तो इस विटामिन का नाम दे दिया गया क्या, ओमेगा 3। क्या नाम दे दिया गया, ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 विटामिन में आयरन अच्छा रहता है, क्या होता है, आयरन। और सबसे ज्यादा मेन सोर्स इसके हैं ये आपके अलसी के बीज, अलसी बीज, इन्हें हम सौंफ के जैसे खाते हैं। जैसे हम सौंफ नहीं खाते हैं, जैसे हम सौंफ खाते हैं थोड़ा सा, तो इनको रोस्टेट कर लिया जाता है, और रोस्टेट करके आप एक डिब्बी में रख लीजिए और चलते फिरते आप 2-4 दाने इनको खाते रहिए, तो आपको अच्छा आयरन कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। तो ये आयरन डेवलप करता है, ये क्या करता है, आयरन इंक्रीज करता है, आयरन इंक्रीज करता है। और जब आयरन इंक्रीज होगा तो एचबी क्या होगा, एचबी आपका डेवलप होगा, एचबी आपका बढ़ेगा,
HB बढ़ेगा तो आपकी RBC बढ़ेगी, और RBC बढ़ेगी तो ब्लड लेवल आपका क्या रहेगा, सही बना रहेगा। समझ में आया ना? तो ये है आपका ओमेगा 3, और नहीं लेते हैं तो वही है आपका, यदि आप प्रॉपर आयरन वाली चीजें B6 B12 खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एनीमिया हो गया है और यदि आप इसको ले रहे हो तो काफी जल्दी कवर करेगा ये, ठीक है। यहां से होते हैं आपके क्या, विटामिन, यहां स्टार लगा के लिख लेना, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी एंड B17, ये आपके विटामिन क्या कहलाते हैं, एंटी कैंसर, नहीं एंटी कैंसर, एंटी कैंसर विटामिन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, एंटी कैंसर विटामिन। यहां हम लिखेंगे विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन बी, B6 B12, ये ऐसे हम लिखें B6 B12, इनको हम बोलते हैं एंटी न्यूराइटिक, एंटी न्यूराइटिक विटामिन भी इनको कहा जाता है। बोले तो नर्वस सिस्टम को रिपेयर करने के लिए, फिर से यदि टूट फूट कोई न्यूरॉन हो रही, नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी आ गई है तो ये विटामिन खाने के लिए दिए जाते हैं। समझ में आ गए ना, ठीक है। और विटामिन ये तो मेन है, ये आपका मेन है, ये हर रोगों में आपका चलेगा, कोई भी आपका रोग है तो आपका यही चलेगा, ठीक है। यहां से आपका विटामिन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये आपका विटामिन से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, इसलिए आप विटामिन को अच्छे से तैयार करके रखें, ठीक है। आपकी डे बाय डे न्यू डिसीजेस आपकी आ रही हैं इनसे रिलेटिव, तो उनको भी और देखते रहें, जो न्यू चीज आपका उसमें आपका दिया गया है उसको भी आप देखते रहें। और फिलहाल जितना पढ़ाया मैंने इतना तो आपको पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम चलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं क्या, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये हमें श्वसन तंत्र पढ़ना है, मनुष्य का श्वसन तंत्र। समझ में आया ना? सबसे पहले हम देखें कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन, व्हाट इज द रेस्पिरेशन, हाँ श्वसन क्या है, ये लो, हाँ सांस लेना, श्वसन, एटीपी फॉर्मेशन, वेरी गुड, ठीक है ना। एटीपी फॉर्मेशन आपका जो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो लिक्विड, हमने डाइजेशन में सॉलिड को कन्वर्ट किया है लिक्विड में, लेकिन है तो अभी ये C6H12O6 का ही लिक्विड है कि नहीं है ये, तो ये अभी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी भी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेनी रेस्पिरेटरी एंजाइम, कई आपके श्वसनीय एंजाइम की उपस्थिति में जब जटिल भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो देन रिलीज होती है आपकी एटीपी, और आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका सिंपल कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, टूटता है। तो ये आपका टूटेगा 6CO2 + 6H2O, और देन आपकी रिलीज होगी 38 या कि 36 ATP, या हम किलो कैलोरी में बोले तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी, यहाँ 38 ATP बनती है, ठीक है ना, बनती 38 ATP है, लिखा 36 भी ऑब्लिक करके लिखा जाता है, क्योंकि 2 ATP जो होते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं, आपकी ETS आपकी साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। ये साइकिलें हैं अभी बहुत, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना, केल्विन चक्र, ये सब आपकी साइकिल चलती हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं ना तो ये काफी आपकी साइकिलें हैं। तो इन साइकिलों में कैसे एटीपी बनती है, कहाँ कितनी एटीपी बनी, कहाँ कितनी एटीपी टूटी, ये सब आपका कैलकुलेशन किया जाता है। तो कहना चाहिए एक ग्लूकोज के टूटने पे आपके कितने 38 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी आपके साइकिल में ही यूज हो जाते हैं, इसलिए कितने बचे, फिर कितने बचे, 36 बचे कि नहीं। और यदि एटीपी को हम जैसे हम इस किलो कैलोरी में लिखना है, एनर्जी की जो आपकी यूनिट होती है वो हम किससे नापते हैं, किलो कैलोरी में नापते हैं कि नहीं नापते। तो इस तरह से
यदि हम देखें तो एटीपी, एक एटीपी में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? 1 एटीपी में कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है? 7.68 आपने पढ़ी है, कहीं लिखा होगा। ये आपका 7.6 या कि 7.8 आपका ओल्ड बुकों के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एटलीस्ट हम कहें कि आपका 8 किलो कैलोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 8 किलो कैलोरी या 9 किलो कैलोरी, जैसे कहीं कहीं पर 8.4 इस तरह करके भी दिया है। तो ऐसे आपका ये 9 किलो कैलोरी या 8 किलो कैलोरी के समथिंग आपका दिया जाता है। लेकिन कभी भी यदि उस किलो कैलोरी का एटीपी मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो वो लगभग में आपका आएगा, प्रॉपर पूरा का पूरा नहीं आता है। जैसे अभी मैं रेस्पिरेशन बताऊंगी कि 2 एटीपी, कितना एटीपी? 2 एटीपी। अब जैसे हम समझ ले कि 1 एटीपी इक्वल आपका 7.6 किलो कैलोरी। अब 6 लगा है तो इसे हम राउंड फिगर में मान ले, जैसे 8, समझ में ना, 8 मान लिया। अब आपका सोचो कि एक एटीपी में 8 किलो कैलोरी है, तो 2 एटीपी में 16 किलो कैलोरी। लेकिन हम जब आपका लिखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो 2 एटीपी इक्वल लिखेंगे 21 किलो कैलोरी। क्या लिखेंगे? 21 किलो कैलोरी। तो एग्जिट पूरा का पूरा नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन करने पर उसके क्या आता है, नियरेस्ट आपकी वैल्यू आती है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया? यहां पर क्या दे रहा है प्रेजेंट टाइम में? 1 एटीपी इक्वल कितनी दे रही है, बताओ कितना दिया है? 8 दे रहा है। लिखिए 1 एटीपी इक्वल कितनी किलो कैलोरी होती है, उसको सर्च करके देखो कितना आता है। उसमें 8 आ रहा है या 9 दे रहा है, क्या दे रहा है बताओ? लेकिन फिर भी उस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आपका नियरेस्ट, आपका अप्रोक्स वैल्यू दिखाता है, आपका पूरी की पूरी वैल्यू नहीं दिखाए। कितना? 7.3। 7.3 तो आपका गड़बड़ दे रहा है, 7.3 नहीं होता है, 7.3 नहीं होता है, 7.6 होता है आपका। 6 हम चला सकते हैं, जिसको हम 8 में कन्वर्ट करते हैं। 7.6 आप देखना और बुकों को देखना, वो सब यूट्यूब में आपका ऐसे ही सब डाले रहते हैं। 7.6 आपका है, ओल्ड बुकों के अकॉर्डिंग 7.6 है, जिसे कन्वर्ट किया जाता है 8 में। समझ में है ना? और 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो किलो कैलोरी के लगभग आपका मिलता है। यहाँ ये आपका कहना चाहिए बहुत बड़ा करेक्शन है, जिसे अभी भी आपके साइंटिफिक आपके सही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका ये लगभग के उसमें आता है, तो ये वैल्यू हम मानते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ आपका ये है रेस्पिरेशन। यदि हम बोले कि रेस्पिरेशन आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है कॉम्प्लेक्स आपका जटिल भोज्य पदार्थ का विभिन्न श्वसनीय एंजाइम की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो जटिल भोज्य पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट करके और ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? श्वसन। समझ में आ गया? श्वसन है जटिल भोज्य पदार्थ से क्या करना? ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि, एनर्जी उत्पन्न करने की विधि। समझ में आ गया? अब देखना, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन आपका टाइप ऑफ, यदि हम देखें टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? श्वसन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक एरोबिक और एक आपका एनएरोबिक। बोले तो आपका बोले ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। नाइस। ये आपका ये रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एरोबिक, एरोबिक, एरोबिक जिसे हम बोलेंगे वायवीय, वायवीय श्वसन, या इसी को हम बोल सकते हैं ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ठीक है। या और दूसरा होता है एन एरोबिक, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे हम बोलेंगे अवायवीय, या हम बोल सकते हैं अनाक्सी, अनाक्सी श्वसन। समझ में आ गया? अनाक्सी श्वसन, ठीक है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय, ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक या ऑक्सी, अनाक्सी। ये सभी जीवों में होता है। जो जिंदा है उसमें श्वसन जरूर होगा, क्योंकि श्वसन आपकी क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक आपकी एक्टिविटी में आता है।
ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है उपापचयी क्रियाएं। क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रिया देखो क्या होती हैं, ये आप देखना, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक आपकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती हैं, क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो भागों में बटी होती है। एक होते हैं आपकी क्या, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक को हम बोलते हैं चय, क्या बोलते हैं हिंदी में? चय। और एक होते हैं आपकी क्या, कैटाबॉलिक, क्या होती है? कैटाबॉलिक, इसे हम बोलते हैं अपचय। क्या बोलते हैं? अपचय। और यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, चय और अपचय, इन दोनों को मिला दिया जाए तो उपापचय। क्या बनेगा ये? उपापचय। इंग्लिश में बोलते हैं इसी को मेटाबॉलिक। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। बोले तो एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक बोथ आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक। क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक। जो आपका चय होता है, एनाबॉलिक जो होता है, तो एनाबॉलिक में अभी अभी हमने पीछे फिनिश किया है क्या, डाइजेशन। क्या फिनिश किया है? डाइजेशन। डाइजेशन बोले तो चय, चय मतलब करना कि पहले भोजन को अंदर लेना, भोजन आपका पहले अंदर जाएगा, सॉलिड आइटम का लिक्विड आइटम में कन्वर्ट होगा, तो वो हो गया चय, स्टोरेज हो गया हमारे अंदर। समझ में आया ना? अब जो ये स्टोरेज हो गया है, तो कैटाबॉलिक में हम पढ़ते हैं क्या, रेस्पिरेशन। क्या पढ़ते हैं हम? रेस्पिरेशन। ये आपका रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो जो हमारा लिक्विड ये हो गया है, ये मटेरियल हमारे अंदर भोजन गया है, अब इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेटरी एंजाइम की प्रेजेंस में, तो आपका ये बनेगा आपका क्या, एनर्जी। यहाँ आपका 6CO2 और प्लस आपका 6H2O और प्लस बनेगी आपकी क्या, ATP। क्या बनेगी? ATP, सॉरी, ये AT और ये P, ATP, ATP बनेगी, एनर्जी बनेगी। और यही एनर्जी तो फिर आपका क्या करेगी, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, आगे चल करके आपका मसल्स, रिप्रोडक्ट, जितनी भी ऑल आपके और एक्टिविटी हैं, वो किस पर आपकी चलती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड रखती हैं, ठीक है ना। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन। सबसे पहले इस शरीर के लिए जरूरी है भोजन, और फिर उसका क्या करना, आपका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी। जब एनर्जी रहेगी तभी तो बॉडी में आपके अदर सिस्टम चलेंगे, तभी तो आपकी हार्ट रेट सही आएगी, तभी तो आपका नर्वस सिस्टम सही रहेगा, तभी तो आपकी और जो अदर क्रियाएं हैं वो आपकी सही रहेंगी, ठीक है। तो ये कहलाती हैं आपकी उपापचयी क्रियाएं। तो अभी हमने पढ़ लिया है क्या, एनाबॉलिक। क्या पढ़ लिया? एनाबॉलिक। अब हमें क्या पढ़ना है, कैटाबॉलिक। जब दोनों पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक के बाद फिर कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे हम, सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेशन। समझ में आ गया? तो यहां ये देखो, मैंने बताया कि एरोबिक, एरोबिक का मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आपका जटिल भोज्य पदार्थ, देखो ये है आपका C6H12O6, ठीक है, ये हमारा कैसा है, लिक्विड, जो हमने खा लिया है, खा करके जो लिक्विड में बदल दिया है, ये हो गया हमारा अभी भी, लेकिन कार्बन यहाँ कितनी है, 6 है। तो जहां कार्बन की नंबर 6 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया आपका, इसमें हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, और यहाँ हम ऑक्सीजन लगाएंगे, कितनी, 6O2 लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, 6O2। तो ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी एंजाइम की प्रेजेंट और ऑक्सीजन का यूज हो करके जब जटिल भोज्य पदार्थ 6CO2 6H2O बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट करके क्या करता है, आपका 38 ATP ये बना देता है, ये एनर्जी बना देता है। तो इसी को ही हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। जितने भी आपके हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें आपका एरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाता है। वायवीय श्वसन उच्च जीवों में आपका पाया जाता है, कुछ निम्न जीवों में भी पाया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में आपका ये एनएरोबिक भी हो सकता है और कुछ में आपका एरोबिक भी हो सकता है, एरोबिक भी होता है। क्या होता है, एरोबिक भी होता है। हर बैक्टीरिया में वायवीय श्वसन हो जरूरी नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन भी होता है, जहां वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे ईस्ट वगैरह,
ठीक है। जैसे आपके कुछ मैथनोजन जो कीचड़ में दलदल में, जहां ना तो नाइट्रोजन होती ना प्रॉपर ऑक्सीजन होती, लेकिन फिर भी वो श्वसन करते हैं, क्योंकि बिना श्वसन के तो एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तो एनर्जी लेने के लिए तो वो श्वसन करेगा ही करेगा। तो वो श्वसन अब ये है कि वायवीय कर रहा है कि अवायवीय कर रहा है, लेकिन श्वसन जरूर करेगा। यदि जिंदा है कोई जीव तो श्वसन जरूर करेगा, क्योंकि विदाउट रेस्पिरेशन कैन नॉट रिलीज द एनर्जी और विदाउट एनर्जी कैन नॉट ग्रो द बॉडी। समझ में आया ना, बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं होने वाला, वो फिर आपका मर जाएगा बिना एनर्जी के। इसलिए यदि सेल जीवित है, कोई भी छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, वो आपका रेस्पिरेशन जरूर करता है, वो डाइजेशन जरूर करता है, और जब एटीपी बनती है तो बॉडी में अदर वर्क भी जरूर होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर आ गया समझ में? और जो आपका अवायवीय श्वसन होगा, देखो यहाँ ये, इसको बस और देख लो फिर छोड़ते हैं हम। ये अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय या एनाएरोबिक श्वसन, जो आपका कुछ बैक्टीरिया में मैंने बताया है, तो इसमें विदाउट ऑक्सीजन लगाई ही नहीं जाती इसमें। ये C6H12O6, बस यहाँ रहेंगे आपके कुछ, क्या रहेंगे, एंजाइम, जैसे जाइमेज एंजाइम रहेगा, या ईस्ट वगैरह की यहाँ प्रेजेंटेशन हम कर देंगे। तो इनकी इसमें ये जटिल भोज्य पदार्थ, ये जो लिक्विड हो गया है, यही जटिल भोज्य पदार्थ जाइमेज, ये एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंट में ये जटिल भोज्य पदार्थ आपका अन्य सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटता है। ये C2H5OH इसमें टूटेगा। ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, इसका नाम क्या है? यदि ये ना लगाएं तो ये क्या है आपका, मिथाइल नहीं, एथाइल, 2 कार्बन है ना, हाँ, तो आपका एथिल एल्कोहल, सिंपल हम बोल सकते हैं एथिल एल्कोहल, ठीक है ना, एथिल एल्कोहल। और फिर हम बोलेंगे यहां बनेगी 2CO2 और प्लस बनेगी आपका 2ATP या 21 किलो कैलोरी एनर्जी। समझ में आया ना? तो जब ऑक्सीजन नहीं लगाना इसमें, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थ आपका थोड़ी सरल कार्बन पदार्थ में टूटता है, तो सबसे पहले ये बनाता है आपका क्या, 2 लगेगा यहाँ, 2C2H5OH। ये कार्बन यहाँ देखो 6 है ना, 6 कार्बन है, तो 2 और 2 4 यहाँ हो गई, और 2 कार्बन यहाँ हो गई, 6 हो गई कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 12 है, तो आपका 2 5 या 10 ये हो गया, और 2 आपका ये हो गया, तो 12 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है आपकी, O6 लगा होता है, ये O6 है आपका, ग्लूकोज है ये, तो 6 देखना, 2 आपकी ऑक्सीजन ये है, और 2 जा 4 ऑक्सीजन ये है, तो 6 हो गई, बैलेंस हो गया आपका इक्वेशन। और प्लस जब ये बनेगा तो आपकी एनर्जी बनेगी 2 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बोले तो लगभग 21 किलो कैलोरी एनर्जी या 16 किलो कैलोरी एनर्जी। मैंने 7.6 को लेकर के आपका बताया है, 8 में कन्वर्ट करके उसे फुल डिजिट में, तो 8 2 जा 16 किलो कैलोरी, जो कि लगभग है 21 किलो कैलोरी की क्या है, अप्रॉक्स है। तो इस तरह आपका ये लिखा रहता है। समझ में आया ना? ये आपका बैक्टीरिया में ही पाया जाएगा और किसी में नहीं। ठीक है, ये प्रोसेस, यही फॉर्मूला हम फर्मेंटेशन में पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन किंडवन कहलाता है, जिसमें आपका ये देखो, ये एथिल एल्कोहल, ये एल्कोहल क्या कहलाती है, शराब। ठीक है, जो उद्योग चल रहा है, ये शराब का जो उद्योग चल रहा है, वो इसी मेथड के थ्रू आपका चलाया जाता है। ठीक है ना, तो ये एथिल एल्कोहल कहलाता है। एक आपका ये यदि लिख दें हम CH3 और आपका OH, ये आपका क्या कहलाएगा, सॉरी, ये है आपका, जैसे देखना, ये CH3 और OH, ये क्या है आपका, मैथिल एल्कोहल। ठीक है ना, मिथाइल एल्कोहल या मैथिल एल्कोहल। ये भी एल्कोहल है, इसे भी हम लैब में यूज करते हैं, DNA वगैरह जब निकालते हैं तो वहां हम इसका भी यूज करते हैं, या कि एथिल एल्कोहल का चिल एथिल एल्कोहल यूज की जाती है, चिल आपका मैथिल एल्कोहल। लेकिन हाँ, लेकिन इसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, ये जहरीली आपकी कहलाती है, जहरीली शराब। यदि व्यक्ति इसको लेता है, यदि कोई नहीं जानता है इसको लेता है, तो इसको पीने से ही मृत्यु हो जाती है।
बोलते हैं ना जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो ड्रिंक करने वाली होती है वो ये होती है, समझ में है ना। ये इससे व्यक्ति नहीं मरता है, मरेगा तो, लेकिन वो धीरे धीरे मरेगा, इसको लेने से तुरंत मरेगा, ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर ये छोड़ रहे हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी में पाया जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे आपका 3 पार्ट में आपका डिवाइड होगा, कैसे हम लंग्स पूरा आपका बनाएंगे, वो कल के उसमें हम पढ़ाएंगे। समझ में आया ना, ठीक है, चलिए, जय हिंद।